किसी का लक्ष्य सभा कुंवर हो सकते हैं, किसी का लक्ष्य आशुतोष उपाध्याय हो सकते हैं। हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, वो सभा कुंवर का मजबूत करें, रविंदर कुशवाहा का मजबूत करें। कल भारतीय जनता पार्टी से आशुतोष उपाध्याय को ही टिकट मिल जाए तो उतना मद्दा मैं रखता हूँ कि आशुतोष उपाध्याय का भी प्रचार कर सकता हूँ, जिनसे मेरा दुआ सलाम तक नहीं है। पैसा कमा करके तब राजनीति पर पैर रखिए, अथवा राजनीति के पास मत सटिए, दूर रहिए, अपने व्यवसाय करिए, नौकरी करिए। और आपने इतने लंबे समय तक राजनीति के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, इतना ईमानदारी पूर्वक आपने अपने जीवन को जिया। कभी कोई ऐसा चीज़ें जो आप जिससे आप बहुत दुखी हुए, काश ये चीज़ें हो जाती? मन के अंदर आ जाए कि मैं प्रधानी का चुनाव प्रधान बनना चाहता हूँ और मेरे पास रुपया है, पद आ जाए कि प्रधान जी कल आएंगे। बहुत कुछ ऐसी होती हैं, दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है, लेकिन सब मिला जुला करके ये दुख सुख कहने वाली चीज़ नहीं है। ये भीतर की बात दे देना चाहता हूँ कि ईमानदारी पूर्वक जैसे अपने बेटी के लिए लोग दामाद खोजने जाते हैं और हर तरह से उसके बारे में पता करते हैं कि इसके ख़ानदान सही है कि नहीं सही है, इसके रिश्तेदार सही है कि नहीं सही है, इस तरह से गांव से लेकर लोकसभा तक के प्रतिनिधियों का चुनाव करें, निश्चित समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो पैसे की आवश्यकता राजनीति में है। बिल्कुल। राजनीति अगर करनी है तो पहले पैसा कमाइए। जब आप अपने जीवन को पीछे मोड़ कर देखते हैं तो क्या नज़र आता है? सफलता, संघर्ष या संतोष? नहीं, मैं बंद कर दिया। कई रास्तों से गुजरा हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा। ईमानदारी से चलते समय बहुत परेशानियाँ आती हैं। आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए, चलते रहिए, समाज आज नहीं कल। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। जनप्रतिनिधि संवाद के क्रम में आज के हमारे खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भातपानी विधानसभा के पूर्व में प्रत्याशी रहे, पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य रहे, श्री राजकुमार शाही जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आज हम खास बातचीत करेंगे, उससे पहले हमें जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपने संघ और भाजपा दोनों चीज़ों से जुड़े रहे हैं, तो कैसे शुरुआत हुआ संघ से जुड़ने की यात्रा आपकी? मैं जब हाई स्कूल पास किया था जी, उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम की संस्था जी से मेरा जुड़ा हुआ। हाँ। संघ की शाखा में मैं गया और उसके जो दायित्व होते हैं, गणनायक से लेकर गण शिक्षक, मुख्य शिक्षक, मंडल कारवा, खंड कारवा और सलीमपुर तहसील जो था पहले, तहसील कारवा तक मैं रहा। और संघ में जो भी ट्रेनिंग होती है, संघ प्राथमिक शिक्षा वर्ग, संघ शिक्षा वर्ग, ये सब मैंने किया। और 1991 आते आते भारतीय जनता पार्टी वैचारिक संगठन होने की वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया। वैसे संघ का कार्यकर्ता, हम लोगों का कहावत है कि वन स्वयंसेवक इज ऑलवेज स्वयंसेवक। एक बार जो स्वयंसेवक बन गया वो आजीवन स्वयंसेवक रहता है। और संघ के विचारों को लेकर के राजनीति में हम राजनीतिक यात्रा अपनी शुरू किए जब हम हाई स्कूल पास किए थे 1977-78 में। जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई तो उस दौरान ये सुनने में आता है कि कोई व्यक्ति कार्यालय बनाने के लिए अपना मकान देने को तैयार नहीं था, कोई व्यक्ति भाजपा से जुड़ना नहीं चाहता था। तो कैसी चुनौतियाँ उस दौरान आपके सामने उत्पन्न हो रही थी? जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा उस समय पहले प्रत्याशी के रूप में माननीय दुर्गा कुशवाहा जी उम्मीदवार रहे। दुर्गा कुशवाहा जी के बाद अगले चुनाव में विद्याभूषण सिंह उर्फ बजरंगी राय, भरे चौरा, जो आज रामपुर कारखाना में है, वो भारतीय जनता पार्टी का मत चुनाव चिन्ह से प्रत्याशी रहे। अगला चुनाव 91 का आया। 91 में माननीय विजय कुमार दुबे बड़का गांव, जो सलीमपुर विधानसभा में हुआ करता था, आज भाटपार में है, वो हम लोगों के उम्मीदवार हुए। 91-93 भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़े। हम लोग भारतीय जनता पार्टी, मेरे मन के अंदर यह भाव था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारे जितने ज्वलंत मुद्दे होंगे सब पूरे होंगे जी। जो हम अपना लेके चलते थे। राम जन्मभूमि का मंदिर, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वह नारा, धारा 370-35 से समान नागरिक संहिता, ये सारे मुद्दे हमारे पूरे होंगे। इस नाते हम राजनीतिक संगठन में जुड़े और उसी मनोभाव से काम करते रहे। दुर्भाग्य था, यह भाटपानी ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्तिवाद से प्रभावित रहता था। और भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता विजय कुमार दुबे का प्रचार किए 93 तक।
सफलता नहीं मिली और 93 के बाद यह सीट चली गई जनता दल यूनाइटेड के खाते में, क्योंकि हरकेवल प्रसाद जी समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो गए जी। और वो भाटपार, सलेमपुर, बेलथरा ये सारी सीटें वो समता पार्टी बाद में जदयू के खाते में चली आती रही और 2012 तक यानी 20 साल तक यह सीट गठबंधन में रही। हाँ। और उनके प्रत्याशी आते थे, कभी पारस कुशवाहा, कभी सभा कुंवर कुशवाहा जो आज हमारे माननीय विधायक हैं, आनंद सागर तिवारी उर्फ बबलू तिवारी, और लोकसभा के चुनाव में हरकेवल जी 3 बार, राजधारी सिंह, रविशंकर सिंह, पप्पू सिंह, 5 लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह इस न भाटपार में रहा न सलेमपुर लोकसभा में रहा 20 साल तक, और 20 बरस बाद जाकर के 2012 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने का अवसर मिला यहाँ भाटपार आने में। 2012 में आपने भाजपा के चुनाव चिन्ह से भाटपार विधानसभा चुनाव लड़ा, उस अनुभव को आप कैसे देखते हैं अभी समय? देखिए, मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी ने बिना मेरे आवेदन के, मैं भारतीय जनता पार्टी से आवेदन भी नहीं किया था और किसी भी कार्यकर्ता ने आवेदन नहीं किया था। उसके पीछे कारण यह था कि यह सीट फिर से गठबंधन में जाने वाली है, कोई न कोई व्यक्ति आएगा बाहर से और जनता दल यूनाइटेड के पास जाएगा और इन के इन प्रकार वो टिकट का सिंबल लेकर आएगा, हम लोग निष्ठा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका प्रचार करेंगे। इसी भाव के चलते कोई व्यक्ति टिकट की दावेदारी लखनऊ दिल्ली नहीं गया, मैं भी नहीं गया था। मुझे याद है मैं एक दिन घूम रहा था, बड़का गांव दुबे गया था, एक कौशलानंद पटेल हुआ करते थे, नेता थे, बीडीसी डॉक्टर भी थे, वो तो गुजर गए थे, उनके भाई गुजरे थे, हम थे और सुशील थे मोटरसाइकिल से उनके भाई के यहाँ संवेदना प्रकट करने गए थे, मरे थे। तो लौटे भाटपार रेलवे स्टेशन के पीछे एक चाय की दुकान पर हम लोग बैठे थे और एक मिठाई का दुकानदार का लड़का आया, कहा कि चाचा जी आपका टिकट घोषित हो गया, आपका नाम आ रहा है टीवी में। मैंने कहा मेरा क्यों नाम आएगा भाई, भारतीय जनता पार्टी मुझे क्यों टिकट देने जाएगी, मैं मांगा भी नहीं हूँ। कहा नहीं आपका टिकट आ रहा है। हमने कहा तुम गलत देखे हो। फिर हम चाय पीने लगे, लेकिन 10 मिनट बाद मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी और लोगों की बधाई आने लगी। कुछ लोगों ने कहा साहिब जी आपके नाम के आगे टीवी में जो आ रहा है ठा लिख कर सुनना लिखा है, ठाकुर राजकुमार शाही। तो मैंने कहा तब मेरा ही है जी। तब कन्फर्म मेरा है, इसलिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही थे, सूर्य प्रताप शाही जात के भूमिहार थे और मेरे नाम के आगे ठाकुर लगाने की मजबूरी उनकी ये थी कि पूरे प्रदेश में यह संदेश जाता कि ये भूमिहार है तो राजकुमार शाही भी भूमिहार होंगे। इस नाते मेरे नाम के आगे उन्होंने ठाकुर लगा दिया अपने बचने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। जिस विधानसभा क्षेत्र में 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कमल का चुनाव चिन्ह न रहा हो, लोकसभा में, विधानसभा में, और उस दुरूह परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे से व्यक्ति को जो विधानसभा लड़ने की कल्पना कभी नहीं किया था और टिकट मिला। और मुझे याद है कि 11,353 वोट मुझे मिला था, मैं भूलता नहीं हूँ। और जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया, क्योंकि यहाँ व्यक्तिवाद की राजनीति चला करती थी। कामेश्वर उपाध्याय, वर्षे हरिवंश साहब, वर्षे जोगिंदर सिंह, वर्षे सभा कुंवर, व्यक्ति के नाम चला करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन धीरे धीरे मजबूत हो रहा था और लगभग 12,000 वोट मिलना, बहुत ऐसे गांव थे जिसको मैं नाम तक नहीं सुना था उस समय तक, उन गांव में जाना तो दूर, लेकिन फिर भी जनता ने 12,000 वोट दिया था और कामेश्वर उपाध्याय 48,000 वोट पाके चुनाव जीते थे। यानी उनके 1/4 वोट पहली बार में मुझे जनता ने दिया, जो राजकुमार शाही को देखे नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य था मेरे लिए भी और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए भी अच्छा पार्टी ने किया था। तो चुनाव क्यों हार गए थे आप उस समय? अभी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल माहौल नहीं था पूरे प्रदेश में जी। देवरिया जनपद में 7 सीटें आती हैं, 7 में केवल 2012 में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी निकली थी। जन्मेजय सिंह जो हमारे आज नहीं रहे दुनिया में, देवरिया से चुनाव जीते थे। सूर्य प्रताप शाही प्रदेश अध्यक्ष स्वयं चुनाव हार गए थे। 7 में से 6 सीट हम लोग हारे थे और 1 ही सीट जीते थे। तो एक बार जब चुनाव आप लड़ रहे हैं, फिर दोबारा आपको मन में नहीं आया कि वो चुनाव हमें लड़ना है, जब राजनीति में हम आ गए हैं? तो 6 महीने बाद कामेश्वर उपाध्याय जो चुनाव जीते थे 2012 में, उनकी मौत हो गई जी। मौत होने के बाद फिर से उपचुनाव हुआ। मुझे बताने में ज़रा सा आवश्यक नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने फिर बुलाया लखनऊ
शाह जी आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा भाई साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी दूसरे का टिकट दे दिया जाए और मैं उसका प्रचार करूंगा। माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, नितिन गडकरी जी लखनऊ आए थे, अब मुझे बुलाया गया और गोमती नदी के किनारे सभा चल रही थी, मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मुझे पिकेडली होटल बुलाया गया, मैं पिकेडली होटल भी नहीं देखा था और जा करके मैं पिकेडली होटल पहुंचा। नितिन गडकरी बैठे हुए थे, बगल में कल्लाज मिश्रा जी थे, रमापत राम त्रिपाठी थे, सूर्य प्रताप शाही थे, विनय कटियार थे, सूर्य प्रताप शाही थे। मुझे पेश किया गया और पूछा नितिन गडकरी ने, क्यों शाही जी आप चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? मैंने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है और समाज में बहुत तरह की बुराई है राजनीति में, उसमें भी फिट नहीं बैठ पा रहा हूँ। किसी दूसरे को दिया जाए, हम उसका प्रचार कर लेंगे। मेरी मनसा केवल यह है कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाए, कोई कमल खिला दे, बस इतना ही मतलब इस नाते मुझको छोड़ दिया जाए। कहने नहीं आपको चुनाव लड़ना है, आपको चुनाव लड़ना। मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई है, जितना मुश्किल है, कभी हम जीते नहीं हैं, लेकिन कार्यकर्ता को बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं सपा बसपा के पाले में चले जाएंगे, इस नाते पार्टी को बचाने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। माननीय शाही जी और वाजपेयी जी जाइए, बच्चे से बात करिए। और माननीय सूर्य प्रताप शाही और वाजपेयी जी मुझसे अलग बात किए और फिर मुझे उन्होंने घर भेजा कि आप जाइए। और मुझे भूलता नहीं, उसी रात को नितिन गडकरी जी फ्लाइट पकड़े, अभी हमको लग रहा है प्लेन में ही रहे होंगे। कांग्रेस की सरकार थी पूरे देश में और नितिन गडकरी के सारे प्रतिष्ठानों पर आयकर का छापा पड़ना शुरू हो गया। अगले दिन सवेरे नितिन गडकरी इस्तीफा दे दिए और राजनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष हो गए। मेरी टिकट घोषणा में 10 दिन और लग गए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद। 2013 में मैं उपचुनाव लड़ा, मुझे 6000 वोट मिला था। यानी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके सबका वोट आधा से कम हो गया। बसपा जितना पाई थी उससे आधा कम हो गया। कांग्रेस जितना पाई थी उससे, कांग्रेस में 24,000 वोट पाई थी बिंदा कुशवाहा, उसके पहले बाबू लड़े थे 10,000 कुछ वोट पाए थे, आधा से भी उनका कम हो गया। बसपा से सभा को लड़े थे 47,000 के पाए थे, उनका भी बिंदा कुशवाहा पा गई, वो भी घट करके 20,000 करीब आ गई। मैं भी लड़ा था, मैं 11,353 पाया था, मैं 6,000 पा गया। मैं आधे से अधिक था और बाकी पार्टियां आधे से कम हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई थी और यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि बबलू उपाध्याय, आशुतोष उपाध्याय चुनाव जीतेंगे और उनके पिताजी का जो पद रखा हुआ है मंत्री पद, वो सीधे उनको जाके तो एक प्रकार से ऐसा भी कहा जा सकता है कि लोगों ने सहानुभूति के वजह पर इनको सहानुभूति की वजह से आशुतोष उपाध्याय को सहानुभूति में वोट मिला। और जनता जानती भी थी कि सरकार जब समाजवादी पार्टी की बन रही है तो फिर कोई विधायक जीत कर जाएगा तो बहुत विकास नहीं कर पाएगा और सत्ता पक्ष का होगा तो ज़्यादा कर पाएगा, यह भी भाव जगता है। इस नाते भी उनको सफलता मिल गई। 2017 में तो मोदी जी का पूरा रहर था, तो उस दौरान भाजपा की स्थिति भाजपा में बहुत मजबूत थी, तो उस दौरान आपको टिकट फिर क्यों नहीं मिला? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है जी, और उसमें पार्टी का दोष नहीं, पार्टी सर्वे कराती है और पार्टी जब सर्वे कराती है, समाज में जिस तरह की जो सोच होगी उसका प्रतिबिंब हर क्षेत्र में दिखाई देगा। समाज में जो जातिवाद का जहर है उस जहर को भी ध्यान में रखना पड़ता है पार्टी को भी। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ केवल नैतिकता, चरित्र, ईमानदारी नहीं चलता है, वहाँ भी धनबल चलता है। आप देख रहे होंगे विधानसभा से लेकर लोकसभा से लेकर के ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत कैसे लोग बनते हैं, गांव के प्रधानी का चुनाव कैसे होता है, आप देख रहे होंगे। अर्थ का प्रभाव और जाति का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे उस कम हो रहा है। माननीय मोदी जी के आने के बाद जातिवाद का प्रभाव बहुत घटा है और इस नाते भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। भाजपा में भी 7 विधानसभा आज हमारी झोली में है। हम लोकसभा बहुत कम मतों से 3500 मतों से हारे हैं सलेमपुर का, कुछ कमियों की वजह से, नहीं तो ये भी हम लाखों वोट से हम चुनाव जीते होते। दुर्भाग्य रहा इस क्षेत्र का कि 10 वर्षों में जो हमारे सांसद ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है केंद्र के सहयोग से, इतिहास में 70 वर्षों में उतना काम नहीं हुआ है। हम अब जिस क्षेत्र में रहते हैं सड़कों का जाल बिछ गया, हम 4 लेन के किनारे बसे हुए हैं। आयुर्वेद हॉस्पिटल जो जनपद में एक मिल रहा है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपके खामपर में चल रहा, आयुष हॉस्पिटल चल रहा है। कितना मैं बताऊं, बिजली की समस्या हमको याद है कि हमारे आपके घर में बल्ब रहा करता था, पंखा रहा करता था। आज शायद कोई घर होगा
कि जहाँ 2 किलोवाट से कम किसी का लोड हो। नहीं, ये तो है बात। अगर बिजली की हम करें तो वर्तमान समय बिजली की बहुत दुर्दशा है, ये आप भी देख रहे होंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? दुर्दशा नहीं है, देखिए उसके पीछे कारण है। हर व्यक्ति की वो खपत की क्षमता बढ़ गई है। मैं भी जब छोटा था तो मेरे घर में पिताजी से मैं कहा कनेक्शन ले लीजिए, तो पिताजी ने कहा था कि 6 रुपये महीना कौन बिल देने जाएगा। यानी 6 रुपये महीने ज़्यादा बिल था और 3 रुपये महीने में ढेबरी से और लालटेन से काम चल जाया करता था और वह सरकारी बोझ रखता था। और आज मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी में भी पंखा मेरे घर नहीं था, गौना में मुझे एक पंखा मिला था ऊपर वाला। खरीदने की क्षमता भी पिताजी नहीं, जब पिताजी हमारे सरकारी नौकर थे। एक पंखा सीलिंग फैन केवल था और बल्ब 2-4। आज स्थिति यह है कि हर व्यक्ति के घर में सामान्य उपकरण में मोबाइल चार्जर, इन्वर्टर, मिक्सर ग्राइंडर, टुल्लू पंप, आप उठा के देख लीजिए, यहाँ तक ओवन, उसके बाद एक मशीन आ रहा है जो हीटर टाइप का है वो। बिल्कुल। एसी तो सामान्य बात हो गया है, जो भी मिडिल क्लास का सबके घर में एसी है। 1, 2, 3, 4, किसी का पावर नहीं बढ़ा है। अभी सरकार बहुत पीछे पीछे चल रही है, धीरे धीरे सब लोग लाइन में आने वाले हैं। जो जितना लोड उठा रहा है उतना का कनेक्शन करा लेगा, हमको मिलेगी। सरकार के जो भी अधिकारी हैं बिजली विभाग के, कहीं ट्रांसफार्मर 63 kVA का है तो 63 kVA का मतलब ये होता है कि प्रति 2 kVA के हिसाब से, यानी 30-35 अगर कनेक्शन है तो 63 kVA रहेगा। लेकिन पता चलता है कि उस 30-35 कनेक्शन वाले के यहाँ किसी के यहाँ 10 किलोवाट का खपत है। सरकार केवल 2 किलोवाट एवरेज लगा रही है जी। लेकिन उपभोग लोगों का बढ़ गया है। धीरे धीरे सरकार लगी हुई है। पिछली सरकारों से आज के डेट में भी, आज आप जब से आए हैं बिजली नहीं गई जी। मैं था उस समय, हमारे मित्र आए थे तब भी बिजली थी। 16 घंटे 18 घंटे योगी जी ने कहा था, आज 16 घंटे 18 घंटे मिल रही है और सुधार की प्रक्रिया चल रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में 24 घंटा हमको बिजली मिलने वाली है और हमको उचित भुगतान भी देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज मुझे अपना 4 किलोवाट मैं कराया हूँ जी। फिर भी मुझे संतोष नहीं है। अब मैं जब भी स्कीम आने वाला है मैं इसको 6 किलोवाट कराने वाला हूँ अपने यहाँ। बिल्कुल। जब आप कार्यकर्ता थे उस समय की भाजपा में और वर्तमान भाजपा को जब देखते हैं तो कितना अंतर आपको महसूस होता है? देखिए, भाजपा तो वही है। अब ये है कि जब परिवार बढ़ता है, बाहर से भी लोग आते हैं, बाहर से लोग, समाज के हर क्षेत्रों से लाना है, सामाजिक संतुलन भी बनाना है। अब उनके आने के बाद थोड़ी सी स्थिति कहीं कहीं भाई संभालना पड़ता है, लेकिन समाज में हमको ये भी दिखाना है कि हम समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी एक जात का नहीं करते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का नाम आते ही हर व्यक्ति के मन में आता है कि MY फैक्टर। बहुजन समाज पार्टी के नाम आते ही आता है कि उनके पास अनुसूचित जात और ये जो मुस्लिम बिरादरी है, अल्पसंख्यक बिरादरी, वह रहती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर जाति हर धर्म के लोगों की पार्टी है। हाँ ठीक है, कुछ यादव वर्ग के लोग हैं जो अखिलेश को अपना नेता मानते हैं, लेकिन फिर भी यादव वर्ग में बहुत अच्छे अच्छे नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। मुस्लिम बिरादरी जिनके मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो घृणा का भाव पैदा किया गया है, आज भी बहुत ऐसे मुसलमान नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पक्ष रखते हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी का कोई घिसा पीटा नेता नहीं पक्ष रख पाता है। अनुसूचित वर्ग के भी बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जुड़े हैं। तो समाज के हर वर्ग की पार्टी बनी है। धीरे धीरे मोदी जी के आने के बाद समाज के सोच में भी बदलाव आया है और सबका साथ सबका विकास का जो नारा मोदी जी ने दिया उस पर वो खरे भी उतर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ आपको इसलिए भी रोकूंगा क्योंकि कई सारे भाजपा के कार्यकर्ता ही मुझसे मिले थे, तो उन्होंने हमसे यही कहा कि हम लोग पूरा मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं, और जब चुनाव का अवसर आता है, कोई बाहरी व्यक्ति आता है, उसको टिकट मिल जाता है और वो व्यक्ति टिकट रहने के बाद फिर भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता है उनका सम्मान नहीं करता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार बनाने के लिए संख्या बल चाहिए। हमको अगर लक्ष्य लेके चलते हैं जी, बहुत बड़ा उद्देश्य लेके चलना पड़ता है। मैं उस पाठशाला से निकला हूँ जहाँ हमको पढ़ाया गया कि महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन भ्रमित हो गए तो कृष्ण को बताना पड़ा कि देखो, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये सारे के सारे उधर हैं,
कैसे तुम मारोगे, तुम भ्रमित हो गए हो। लेकिन अगर वो जीवित बचते हैं तो कौन राजा बनेगा तुम्हें पता है? तो पता चला दुर्योधन। तो क्या दुर्योधन राजा देखना चाहते हो? तो हम लोगों को ये पढ़ाया गया कि युधिष्ठिर राजा तब बनेंगे कि जब भीष्म पितामह से लेकर द्रोणाचार्य कृपाचार्य की हत्या होगी। वो जब तक जिंदा रहेंगे मानेंगे नहीं। तो लक्ष्य हमको दिखाई दे रहा है। हमारा नेतृत्व सही हो, मोदी जी के हाथों में है, योगी जी के हाथों में। बीच में ये जो लोग आए हैं अपना हित साधने के लिए, हमारी भी मजबूरी है, हमारी पार्टी की भी मजबूरी है। हम पार्टी भी नहीं चाहती है, पार्टी भी चाहती है कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति, इनसे अच्छा व्यक्ति, इनसे ईमानदार व्यक्ति आ जाए। लेकिन समाज अभी उसको स्वीकार नहीं कर रहा। समाज अभी जाति गोत्र में बटा हुआ है। मुझे याद है कि जब महेंद्र यादव और राम नगीना यादव चुनाव लड़ रहे थे, दोनों यादव थे। मैंने उस समय देखा था कि यादव वर्ग में भी ग्वाल डंडोर तक शुरू हो गया। कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड होता अलग बात है, लेकिन एक ही जात का दो व्यक्ति आया तब ग्वाल डंडोर शुरू हो गया। हरिवंश साहब जी, हरकेवल प्रसाद जी जब चुनाव लड़ते थे तो गोइता कनौजिया तक शुरू हो जाता था। विजय कुमार दुबे और हमारे दल से लड़े थे और कामेश्वर बदैवान लड़े थे तो बड़का बाबा छोटका बाबा शुरू हो गया था। मैं यह भी देखा हूँ। जोगिंदर सिंह चुनाव लड़े थे, मैं चुनाव लड़ा था, तो वहाँ भी बड़का बाबू साहब छोटका बाबू साहब चालू हो गया। तो कहाँ तक ये जातिवाद जाएगा? समाज जैसी सोच रखता है उसका कहीं ना कहीं से उसका भाई जो जनप्रतिनिधि चुनेगा जिस भाव से चुनेगा। आज हमारे माननीय विधायक जी हैं, हमारे सांसद जी हार गए। मैं पूछ रहा हूँ, रमाशंकर विद्यार्थी चुनाव जीते हैं। हमारे सांसद पर जिस तरह का आरोप लगा कि ये दिखते नहीं हैं। मुझसे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे रविंद्र कुशवाहा जी से, लेकिन मैं रविंद्र कुशवाहा अपने भाई को टिकट दिलवाया 17 में, फिर भी मैं 19 में उनका प्रचार किया, 24 में ईमानदारी के साथ उनका प्रचार किया, 14 में उनका लोकसभा का संयोजक मैं रहा, क्योंकि लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहा था। मुझे वो जयनाथ कुशवाहा और शोभा कुंवर, इतना समर्पण और इतना संतोष आपके मन में कैसे आ जाता है कि जो व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है, आपका टिकट कटवा रहा है, उसके बाद भी आप उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जा रहे हैं? नहीं, मुझे लक्ष्य दिखाई देता है ना। मुझे वो बिल्कुल वो अर्जुन की तरह से वो जो आँख का जो वो पुतली होता है जी, वो दिखता है। मैं विधायक और सांसद बनने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया। मैं विचारों के साथ आया और विचार के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर बढ़े। मैं इस विचार से आया था कि मेरे पहले भी, मुझे याद है, आपको भी याद दिला दे रहा हूँ, रामनाथ तिवारी जी यहीं बीआरडी इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे, डॉक्टर मदन मोहन मिश्रा जी, श्रद्धानंद तिवारी जी, बजरंगी राय जी, दुर्गा कुशवाहा जी, विजय कुमार दुबे जी और भारतीय जनता पार्टी से मैं, सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना ऊर्जा, अपनी पूंजी, अपना सब कुछ समझिए मिटा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए 2-2 राधा जैसे बिल्डिंग खड़ा करने के लिए 4-4 ईंटा सबने रखा। और छत डालने की जब समय आया तो शोभा कुंवर जी को, रविंद्र कुशवाहा को अवसर मिला, पार्टी ने दिया। जी। उसके पीछे भी कारण यही है कि समाज में जो जातिवाद रूपी जहर है, अगर हम उस हिसाब से नहीं चलेंगे तो अच्छे से अच्छे ईमानदार व्यक्ति को, विजय कुमार दुबे हमारे दल के नेता रहे हैं और शायद उनसे आप पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन अध्यापक भी थे बीआरडी इंटर कॉलेज में। और कामेश्वर बदैया के सामने उनके ही समाज के लोग उनको वोट नहीं देते थे। और जा तो छोड़ दीजिए, ब्राह्मण वर्ग के लोग कहते थे विजय कुमार दुबे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जीतेंगे नहीं। मैं भी चुनाव लड़ता था तो समाज में लोग कहते थे राजकुमार शाही से अच्छा कोई है या नहीं है, लेकिन जीतेंगे नहीं। यानी आप जब स्वयं खड़े नहीं होंगे और दूसरे से अपेक्षा रख रहे हैं तो समाज की बीमारियों का आकलन करके भी भारतीय जनता पार्टी कभी कभी प्रयोग करती है। समाज अगर अच्छा सोच रखेगा, अच्छे व्यक्ति का चयन करना शुरू कर देगा तो भारतीय जनता पार्टी भी उत्तरोत्तर अच्छे से अच्छे, मुझसे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं आज रोड पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे पूर्वांचल विकास बोर्ड का सदस्य बनाया, मुझे जिला पंचायत का सदस्य बनाया और मैं भारतीय जनता पार्टी को उस तराजू पर खरा उतरने का प्रयास किया। आगे भी खरा उतरूंगा। मैं विधायक और सांसद बनने की नियत से भारतीय जनता पार्टी में। आपने इतने वर्षों तक संगठन के लिए काम किया, कभी आपको मन में ये नहीं आया कि अब मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। मैं हताशा में नहीं जीता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का हूँ। भारतीय जनता पार्टी फले फूले। हमारा लक्ष्य, किसी का लक्ष्य सभा कुंवर हो सकते हैं,
किसी का लक्ष्य आशुतोष उपाध्याय हो सकते हैं, हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, वो सभा को आकर मजबूत करें, रविंदर कुशवाहा को मजबूत करें। कल भारतीय जनता पार्टी से आशुतोष उपाध्याय को ही टिकट मिल जाए तो उतना मद्दा मैं रखता हूँ कि आशुतोष उपाध्याय का भी प्रचार कर सकता हूँ, जिनसे मेरा दुआ सलाम तक नहीं है, क्योंकि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे लक्ष्य को भूलना पड़ता है। बिल्कुल। आप पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि पूर्वांचल विकास बोर्ड है क्या? योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने जो असेसमेंट किया, उत्तर प्रदेश का बंटवारा करने की चर्चा चल रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने 2 बोर्ड बनाए, एक पूर्वांचल विकास बोर्ड, एक बुंदेलखंड विकास बोर्ड। तब बुंदेलखंड विकास बोर्ड 8 जनपद का बना और पूर्वांचल विकास बोर्ड 28 जनपद का बना। बुंदेलखंड विकास बोर्ड का अध्यक्ष जो हुआ, चेयरमैन हुआ, वो IAS अधिकारी हुआ और बाकी राजनीतिक कार्यकर्ता उसके मेंबर हो गए और बाकी अधिकारी मेंबर हो गए। लेकिन पूर्वांचल विकास बोर्ड के अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, 1 सलाहकार बनाए गए, 11 राजनीतिक कार्यकर्ता बनाए गए और सरकारी पक्ष से हर विभागों के अपर मुख्य सचिव, आबलिक प्रमुख सचिव, राज्य विश्वविद्यालय 8 थे, 8 के कुलपति हमारे मेंबर थे और 8 कमिश्नर हमारे मेंबर थे। ये पूर्वांचल विकास बोर्ड बना कि पूर्वांचल जो पश्चिमांचल के सापेक्ष कम विकास हुआ है, वो बड़ी बड़ी योजनाओं, ये सड़क पुल पुलिया के लिए हमको नहीं भेजा गया और व्यक्तिगत मेरे प्रस्ताव से कहीं कार्य हो इसलिए मुझे नहीं भेजा गया। पूर्वांचल पश्चिमांचल के सापेक्ष ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे, 2 लेन बने, 4 लेन बने, क्या किस चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, कहाँ एयरपोर्ट की आवश्यकता है, ये सब योजना बनाने के लिए पूर्वांचल विकास बोर्ड बना। और हम लोगों का विषय जब हम लोग रखते थे, वो विषय फिर जाता था मंत्रिमंडल के पास और मंत्रिमंडल उसमें से हमारे कहे हुए कथन में से जो उचित लगता था उसको लेकर के और उसको इम्प्लीमेंट करती थी। जैसे आज आप देख रहे हैं जो 4 लेन की सड़क हमारे आपके सामने से निकल रही है, जो आयुष हॉस्पिटल आया है, या जो एयरपोर्ट आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया आपके कुशीनगर में, ये सारे के सारे पूर्वांचल विकास बोर्ड इस तरह हर क्षेत्रों में पूर्वांचल विकास बोर्ड ने अपनी संस्तुति नहीं दिया, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया। तो प्रस्ताव सरकार मानने के लिए बात नहीं है, लेकिन जो अच्छे जो प्रस्ताव आए उसको सरकार, योगी जी की सरकार ने उसको अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करके कंप्लायंस किया, जिस पर हम नेपथ्य से माने हमारी कहीं कोई भूमिका नहीं दिखेगी, वहाँ कहीं बोर्ड पर हमारा नाम नहीं लिखने वाला कि पूर्वांचल विकास बोर्ड की योजना के अनुसार हुआ है ना। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य रहने के दौरान आपने कुछ बड़े कार्य किए हो जो बताना चाहें? पूर्वांचल विकास बोर्ड में व्यक्तिगत रूप से कोई बड़ा कार्य या छोटा कार्य करने के का कोई रास्ता उसमें था ही नहीं। उसमें सामूहिक रूप से इन 28 जनपदों में कहाँ पर्यटन केंद्र खोलना है, किस धर्म स्थल को पर्यटन घोषित किया जाए, धार्मिक स्थल पर किस नदी की सफाई किया जाए, कहाँ नहर बनाया जाए, कहाँ हॉस्पिटल बनाया जाए, कहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, कहाँ एम्स बनाया जाए, कहाँ वो एक्सप्रेसवे बनाया जाए। ये बड़ी बड़ी योजनाओं को हम उठाते थे और सरकार उसको अपने प्रस्ताव बना करके और करती थी। हमारा बोर्ड लगे, बोर्ड पर हमारा नाम हो, ऐसी व्यवस्था पूर्वांचल विकास बोर्ड में नहीं थे। हम पीछे से पर्दे के पीछे से हम काम करने वाले पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य। अपने इस पूरे पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिखती है? हालांकि आप तो जब सदस्य रहे हैं और पूर्वांचल विकास बोर्ड की बैठक होगी तो पूरे पूर्वांचल की समस्याओं का जिक्र तो वहाँ होता ही होगा, तो क्या लगा कि सबसे बड़ी समस्या पूरे पूर्वांचल की क्या है? देखिए, पूर्वांचल की समस्या समाज में जो जातिवाद का जहर है, बिहार के बॉर्डर पर होने की वजह से जो जातिवाद का जहर है और उस जहर को पैदा करने वाले जो छोटे छोटे दल हैं जो जात के आधार पर पनप रहे हैं और हर पार्टियों की मजबूरी हो जा रही है, एक एक जात की एक एक पार्टी, कुशवाहा की समानता दल, पटेल की अपना दल, आप चलते चलिए राजभर की ये हो गई, चौहानों की एक पार्टी है, हर जातियों की अलग अलग पार्टी हो करके और उनके अंदर वो भाव भरना और पता नहीं कैसे लोग मिल जा रहे हैं। और बड़े बड़े दलों की मजबूरी, समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की मजबूरी हो जा रही है कि उनको हम आप ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन दे रहे हैं। आज अगर वो दल अकेले लड़ जाए तो एक भी सीट नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अकेले लड़ी, एक भी सीट नहीं पाती थी, गठबंधन की आज मंत्री हैं लोग। तो इस नाते जातिवाद से अलग हट करके समाज अगर चिंतन करे तो
सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बहुत प्रगति किया है और समाज में जो छुआछूत का भाव था, एक ज़माना था कि मेरे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता था और सवर्ण बिरादरी का नहीं रहता था तो उसके लिए दूसरे तरह की व्यवस्था होती थी। आज ऐसी बात नहीं है। मेरे दरवाजे पर सुख का अवसर हो या गम का माहौल में अगर कोई व्यक्ति आता है, समान व्यवहार होता, पता नहीं चल पाता है कि वह किस बिरादरी का है। एक ही गिलास में आप भी पानी पीते हैं। धीरे धीरे समाज में एकजुटता हुई है, अस्पृश्यता समाप्त तो हो रही है धीरे धीरे, लेकिन कुछ लोग वो चाहते हैं कि ये बना रहे ताकि उनकी दुकान चलती रहे जी। निश्चित भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और योगी जी मिलकर के इस बाधा को दूर करेंगे, समाज को समरस बना करके, और एक दिन भारत को विश्व के पटल पर, जो हम लोगों का लक्ष्य है कि विश्व का नेतृत्व करेगा भारत, इस तरह से स्थापित करने के प्रयास के क्रम में लगे हुए हैं। बिल्कुल। पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य होने के नाते आपके पास आपके अपने वास्तविक अधिकार क्या थे? पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य बनने के बाद केवल अधिकार यही था कि अब हमें केवल एक पास मिल गया जी। सचिवालय में घुसने के लिए, व्यक्तिगत पास, गाड़ी पर एक पास मिल गया, मुझे लखनऊ में विधायक निवास मिल गया। लेकिन अब पहली बार ये पूर्वांचल विकास बोर्ड बना था माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। मुझे लग रहा है समय ना होने की वजह से और इतना संक्रमण की स्थिति उत्तर प्रदेश में थी, इस नाते वो उनका ध्यान नहीं केंद्रित हो पाया। मैं पूर्वांचल विकास बोर्ड का सदस्य, हर बोर्ड निगम आयोग को मानदेय मिलता है, लेकिन पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्यों का कोई मानदेय नहीं था। जो भवन हमको अलाट हुआ था उसका 3200 रुपये महीना मुझे अपने पास से जमा करना है। जो बिजली का कनेक्शन आया है वो प्रीपेड कनेक्शन राजकुमार साई के नाम से था। मोबाइल की तरह से पैसा पहले मैं डालता था, बिजली बाद में मिलती थी। और जो हमको आवास मिला था उस आवास में हमको बल्ब और पंखा छोड़ करके कुछ नहीं मिला था। हमको अपना गद्दा ले आकर ज़मीन पर बिछाना पड़ा था, अपना किचन, अपना गैस का सिलेंडर, सब कुछ अपना। लखनऊ जाना है तो अपने भाड़े से जाना है। बैठक होती थी तो बैठक अगर मान लीजिए लखनऊ है तो लखनऊ की दूरी जितनी है आने जाने की 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से मेरे खाते में चला आता था। 1-2 महीने बाद नियोजन विभाग जो है, नियोजन विभाग ही से ही हम लोग डील होते थे, वो हमारे खाते में भेज देता था, जो अपर्याप्त रहता था। यानी मैं लखनऊ जाता था तो बैठक करके, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, बैठक किया और शाम को बैठक खत्म हुई, तत्काल मैं तो गांव चलूँगा नहीं, निश्चित 1-2 दिन रुकूंगा, पार्टी के कार्यक्रमों में मिलूंगा, नेताओं से मिलूंगा। तो पता चलता था मेरा 20,000 खर्चा हुआ और मेरे खाते में 7,000 रुपया पार्टी डालती थी। वो पूर्वांचल विकास बोर्ड की तरफ से। मतलब पूर्वांचल विकास बोर्ड को भी हम एक तरह से कह सकते हैं भी संघ के जैसा ही था कि यहाँ भी समर्पण वहाँ भी समर्पण। नहीं, पूर्वांचल विकास बोर्ड में तो जो भी कार्यकर्ता रहा अपना दे कर रहा। मुझे लग रहा है प्रति वर्ष 2 लाख रुपया लगभग अपने पॉकेट से लगाना पड़ता था। पूर्वांचल विकास बोर्ड में मेंबर रहते हुए अगर उस भूमिका को ठीक ठाक से चलाना है तो 2 लाख रुपया साल में अपने पास से लगाना पड़ता था। और हम पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य थे, अच्छा काम किए। सरकार हमारी बहुत सी मांगों को मानी। जो हमारे नाम पर, वो पूर्वांचल विकास बोर्ड के नाम पर बोर्ड नहीं लगना है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि पर्दे के पीछे से हम लोग काम करते थे। भात पर रानी की राजनीति में आपने सबसे बड़ा बदलाव किस दौर में देखा था? बदलाव तो हमेशा, देखिए ये परंपरा है, बदलाव हमेशा होती रहती है। व्यक्ति इकाई होता है, व्यक्ति के स्वभाव पर भी बदलाव होता है, कभी कभी दलीय माहौल की वजह से भी बदलाव होता है। जैसे एक बार आया था कि अब की बारी अटल बिहारी, इस बार मोदी सरकार या इस बार कांग्रेस आई। कभी कभी दलों के नाम पर भी व्यक्ति पार घाट लग जाता है, और कभी कभी व्यक्ति के चरित्र के नाते भी जनता अगर कभी कभी लाइक करती है तो लोग चुनाव जीत जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने चुनाव जीता है। हमारे बगल में सुरेंद्र चौरसिया जी हैं, सामान्य कार्यकर्ता, और लड़का मुझसे जूनियर है, बहुत सम्मान करता है, और पहली बार में चुनाव जीत गया। और बिजली रानी जिनको कहा जाता था, गजाला लारी, उनको चुनाव उसने हराया। तो ऐसी बात नहीं है, समाज में बदलाव हमेशा होता है, ये निरंतर की प्रक्रिया, बदलाव होता रहेगा। समाज को बदलना पड़ेगा। समाज जब तक अपने सोच को नहीं बदलेगा, एक अपने मताधिकार का कहाँ तक असर होता है उसके बारे में नहीं सोचेगा, तो निश्चित
राजनीति नहीं सुधरेगी। आप तो भाजपा रानी के राजनीति में कई दशकों से काफ़ी सक्रिय रहे हैं और लगभग सभी नेताओं को आपने देखा भी है। तो भाजपा रानी में जो पहले जनप्रतिनिधि हुए करते थे और वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि अभी दिख रहे हैं 10-12 सालों से, इनमें कितना अंतर आपको महसूस होता है? देखिए, राजनीति अब मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो राजनीतिक व्यक्ति हूँ। राजनीति अब बिल्कुल वो व्यवसाय का केंद्र बन गया है। व्यवसाय भी न कहीं स्मगलिंग कह लीजिए, स्मगलिंग की तरह लोग सोच करके इसमें पदार्पण कर रहे हैं। राजनीति सेवा भाव के लिए हुआ करता था कि राजनीति में जाएंगे और जा करके समाज में दबे कुचले लोगों के अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, उनको अधिकार दिलवाएंगे, इसके लिए राजनीति हुआ करती थी। लेकिन अब राजनीति का मतलब यह है कि मेरे पास जाति बल है, मेरे पास पैसा है, तो मैं किसी तरह से गांव का प्रधानी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लॉक या विधानसभा, लोकसभा जीत करके जाएंगे और अपने 2-4 पीढ़ी के लिए फिर हम आर्थिक वो क्या कहते हैं स्तर अपना बढ़ाएंगे। यही भाव, राजनीति का मतलब यही रह गया है। राजनीति सेवा भाव से बहुत कम लोग प्रतिशत गिरता चला जा रहा है। और ये सारा दोष मैं कहूँगा नेता का नहीं है। अगर कोई चोर चुन के जाता है, कोई बेईमान चुन के जाता है, कोई गलत व्यक्ति चुन के जाता है, चुनता कौन है? हम ही आप चुनते हैं। दोष हमारा आपका है। उस व्यक्ति को गाली देने, उस व्यक्ति को कोसने से बेहतर है हम अपने में बदलाव लाएं, जनता बदलाव लाए, तब जाकर राजनीति शुद्ध होगी और अच्छे से अच्छे लोग जाएंगे। आज अगर सारी राजनीतिक पार्टियां तय कर लें कि हम सबसे बेहतर, सबसे चरित्रवान व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को हम अपना मतदाता, अपना प्रत्याशी बनाएंगे, तो निश्चित हर दल के लोग रात के अंधेरे में टार्च की रोशनी में खोजना शुरू करेंगे। इससे भी बेहतर कोई हो सकता है क्या? लेकिन आज तो पता चले कि मजबूरी में अगर कोई किसी डकैत को खड़ा कर रहा है तो दूसरे विपक्षी दल को पेट में दर्द हो रहा है कि इससे बड़ा डकैत अगर मिल सकता है तो लाओ, क्योंकि डकैत को डकैत ही हरा सकता है, रुपए वाले को रुपए वाला हरा सकता है। आपको याद होगा कि 2017 में सुरेश तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने बरस से भेजा था रामप्रसाद जायसवाल के लड़के के खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा था। वो हमारे अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश तिवारी को भेजा क्योंकि उद्योगपति थे, और गए और रामप्रसाद जायसवाल के लड़के को उन्होंने हराया। तो पैसे की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है आजकल। तो इस नाते समाज को बदलना पड़ेगा। मैं तो यही मानता हूँ, इकाई समाज है, समाज की सोच बदलनी पड़ेगी। छोटे छोटे भाव को लेकर, छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के अगर हम निर्णय करेंगे, इतना बड़ा निर्णय करेंगे। एक मत से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, आपको याद होगा। अटल बिहारी वाजपेयी सारे नेताओं के प्रिय थे, विपक्ष भी उनका सम्मान करता था, लेकिन एक वोट से सरकार उनकी चली गई। आज सभाकुंवर मेरे विधायक हैं, रविंदर कुशवाहा कल के विधायक थे। अगर मेरे मतभेद भी हों तो मोदी जी के पक्ष में रविंदर कुशवाहा ही तो हाथ उठाते। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी को हराने का प्रयास किया, जिन भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए जिन लोगों ने गद्दारी किया, निश्चित समय उसको माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि रविंदर कुशवाहा को हम वोट नहीं कर रहे थे, हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे थे। रविंदर कुशवाहा हमारा क्या कर लेंगे? 10 साल रहे हैं, मेरा संबंध बहुत अच्छा नहीं रहा है, कौन सा मेरा खेत जोत लिए हैं। नहीं, हालांकि रविंद्र कुशवाहा जिस समय बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि मेदकर कार्य सलेमपुर के आया था, सलेमपुर में न बन के देवरिया में क्यों बना, या अन्य कई सारी चीज़ें जो सलेमपुर में बननी थी, सलेमपुर में नहीं बन पाया। तो उनका जवाब यही था कि यहाँ ज़मीनें नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ कार्यकर्ताओं का भी यही कहना था कि रविंद्र कुशवाहा जब सांसद थे तो उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, जिसका दुष्परिणाम उनको हार के रूप में झेलना पड़ा। देवरिया जनपद में 3 लोकसभा है, बांसगांव पे पड़ता है, देवरिया पड़ता है, सलेमपुर पड़ता है। 7 विधानसभा है। मेडिकल कॉलेज जनपद के लिए आया था, किसी लोकसभा के लिए नहीं आया था। आपको स्पष्ट कर दूं, जनपद के लिए आया था। रविंदर कुशवाहा ने भरसक प्रयास किया। उन्होंने स्वीकार किया था कि हाँ, यहाँ बनना भी मकान तैयार हो गया। कुशवाहा का बस चला होता तो निश्चित आपको लेकर चले आए होते। भाटपाट, सलेमपुर, बेलतरा कहीं ना कहीं लेकर चले आए होते। लेकिन जमीन की अनुपलब्धता के चलते वो नहीं आ पाया। लेकिन उनके ही प्रयास से एक जनपद में एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का, आयुष हॉस्पिटल खांपर में, वही लाए हैं, रविंदर कुशवाहा लाए हैं। कोई ऐसी सड़क नहीं है, मुख्य मार्ग नहीं है जो 2 लेन ना हो गई हो, यह रविंदर कुशवाहा की देन है। लेकिन जनता की कैसी सोच है, दिखते नहीं है। मैं
गुड्डन जयनाथ कुशवाहा जो उनके छोटे भाई हैं, जो 2017 में चुनाव लड़े थे, हमसे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, फिर भी मैं देखता था कि रविंदर कुशवाहा को जहाँ रहना चाहिए। एक मैं जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ 2 बार, और मैं अपने जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र के हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाता था, न्योता नहीं कर पाता था। बिल्कुल। एक लोकसभा का सदस्य जिसमें 5 विधानसभा आती है, हमको लग रहा है जिला पंचायत कम से कम हमको लग रहा है 5 40 जिला पंचायत क्षेत्र आता होगा, वो कैसे सबको डील कर पाएगा। लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए जयनाथ कुशवाहा आकर के हाजिरी लगाया करते थे। उसके बाद जनता उनको नकार दी। और आज बताइए कि बावजूद भी आज रमाशंकर विद्यार्थी हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे रमाशंकर जो सांसद रमाशंकर विद्यार्थी हैं और रविंदर कुशवाहा के पसंगे में रमाशंकर विद्यार्थी आज के डेट में भी नहीं है, न कल भी थे। कुछ इस तरह का विरोधी ने माहौल बना दिया, और मेरे भी दल के कुछ नेताओं ने जो भीतरघात करके जो काम किया, जिससे हमारी ये सीट हम हार गए। ऐसे कई सीट हम हार गए। आज मोदी जी को काम करने में कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है कि 240 सीट, आज 272 से ज़्यादा अगर होते तो सीना ठोक कर काम करते। नहीं, बिल्कुल। आप तो एक लंबे राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, समाज से एक लंबा सरोकार आपका रहा है। आप तो समाज के हर वर्ग के लोगों से जुड़े भी हैं, हर वर्ग के लोगों को जानते भी हैं। तो आखिर लोगों के मन में ये राजनीति को लेके ये जो जातिगत वाली कीड़ा दिमाग में घुसा हुआ, क्यों घुसा हुआ है? इसके पीछे कुछ नेता भी जिम्मेदार हैं जी। मैंने महसूस किया है। मैं जब जिला पंचायत के चुनाव लड़ा था, बहुत जातिवाद जगाने का लोगों ने प्रयास किया। करौदा बगल में है, करौदा में मेरी बिरादरी का एक भी व्यक्ति नहीं है। ब्राह्मण वर्ग के 4-5 घर हैं मायापुर टोले में। कुशवाहा बहुल गांव है, और कुशवाहा स्वयं चुनाव लड़ रहे थे। 4 कुशवाहा लड़ रहे थे। जयप्रकाश कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, रामजी कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, सुरेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, वो ब्रजेश कुशवाहा जास पार से लड़ रहे थे, बीच में वो ब्रज किशोर के राजू कुशवाहा वो चुनाव लड़ रहे थे, जिनका अपना गांव सभा था। उनके भाई, उनके चचा स्वयं प्रधान थे। और करौदा जिसे गांव सभा में मुझे 750 वोट मिला था। समाज में देखिए जातिवाद है, ये आज भी है, कल भी था, और कल भी रहने वाला है। आप अगर जातिवाद नहीं करेंगे तो निश्चित समाज भी आपके साथ जातिवाद नहीं करेगा। आप अपने को बचाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति जिस दल में रहता है उस दल की भाषा बोलता है, ठीक है, जाति एक मानवीय क्या कमी कहा जाएगा। मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए जी। और मैं बहुत ईमानदार हूँ, और गोरखपुर का कोई व्यक्ति चला जाए और उसका नाम अवनीश हो, वो जात का कुछ भी हो, मेरे बेटे का नाम अवनीश है, तो मेरे अंदर भी मानवीय कमी है कि अवनीश जब नाम आएगा तो मुझे मेरे बेटे का ख्याल आएगा, गोरखपुर मेरे करीब का ख्याल आएगा, और मेरी कलम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जीवन को बचाने में, सुप्रीम कोर्ट के जज होने के बावजूद भी अगर उसे फांसी देनी होगी तो शायद मैं आजीवन कारावास में बदलने का प्रयास करूंगा। ये मानवीय कमी है। उसी प्रकार से राजनीति में भी कोई व्यक्ति जब जीत के मुहाने पर खड़ा होता है तो उस जाति के लोगों के अंदर यह भाव आ जाता है कि चलो भाई बेईमाने हैं, लेकिन चलो अपने बिरादरी का दे दो इसको। गाली दे करके भी लोग वोट देते हैं। यह स्थिति है। हर व्यक्ति जातिवादी नहीं है। तो इस नाते अगर नेता लोग भी थोड़ा सा अपने के अंदर जातिवाद का जहर देना बंद करें तो समाज में जातिवाद धीरे धीरे टूट रहा है। मैंने स्वयं महसूस किया है। मेरे अपने बिरादरी गांव में मुझे वोट नहीं मिला। लोग कहते हैं गोत्र की बात। पकड़ी बाबू गांव है, विधानसभा का मैं चुनाव लड़ा था। पकड़ी बाबू बिसेन है, लो मैं भी बिसेन हूँ। जिस कैरेट के वो हैं ठाकुर, उसी उतने कैरेट के मैं हूँ। मेरी वहाँ रिश्तेदारी है, मेरी सगी मौसी वहाँ रहती हैं, और मैं पकड़ी बाबू गांव में 19 वोट पाया था। आप जरा बताइए मेरे लिए जातिवाद कहाँ चला गया? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही करौदा में मैं लगभग 300 वोट पाया था विधानसभा के चुनाव में, जहाँ मेरी बिरादरी का 1 वोट नहीं है। तो आप नहीं करेंगे तो आपके साथ भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हरिजन बस्ती में जाता हूँ, हरिजनों का ही वोट मिलता है, नहीं मिलता है। हाँ, अवसर नहीं मिला इसको, क्योंकि मेरे बगल में एक आचार्य विश्वनाथ बैठा विधायक हुआ करते थे कभी भोरे से, और लगातार वो 4 बार चुनाव हारे थे, और पार्टी बार बार उन्हीं को टिकट देती थी, साइकिल चलते थे, और 5वें बार जनता ने उनको मुहर लगाया, वो चुनाव जीते थे। पार्टी ने अवसर नहीं दिया। सरकार बनाना है, बहुत बड़े बड़े मुद्दों को सॉल्व करना है। इस नाते पार्टी को भी ज़रा तेज़ी है
इस नाते किसी तरह सरकार बनानी है, चाहे सभा कुंवर जी आकर सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकें, चाहे वो कोई कर सके, चाहे विजय लक्ष्मी गौतम को समाजवादी पार्टी से ला करके जिताया जा सके। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इस नाते संख्या बल आवश्यक है जी, तभी योगी और मोदी बच पाएंगे, तभी हमारे उद्देश्य पूरे हो पाएंगे। इन मजबूरियों के चलते भी बहुत से अच्छे कार्यकर्ताओं का बलि हो जाता है, हत्या हो जा रही है। वो राजनीतिक हत्या मैं कहूँगा, उनको अवसर नहीं मिल पाता है। फिर भी वो कार्यकर्ता विधायक सांसद बनने के लिए नहीं आया है, उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, उसी से हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, खुश रहते हैं। भाजपा रानी को लेकर आपका क्या विजन था कि कैसा भाजपा रानी हो हमारा? ये भाजपा रानी जैसा चाहते थे धीरे धीरे उस दिशा में जा रहा है जी। एक व्यक्ति, एक विधायक, एक सांसद, किसी विधानसभा को हम करें 47 में हम आज़ाद हुए, आज कितने वर्ष हो गए, सबने प्रयास किया, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं प्रयास किया। हर समय की अलग अलग स्थिति रही, हर सरकारों में अलग अलग आर्थिक स्थिति रही। धीरे धीरे सरकार अर्थ की व्यवस्था भी करती चली जा रही है, विकास भी करती चली जा रही है। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है केवल शिक्षा का थोड़ा सा मुझे लग रहा है, वैसे हर क्षेत्रों में तो विद्यालय खुलते चले जा रहे हैं और ज़्यादा आवारा पूंजी वाले विद्यालय खुल रहे हैं। आवारा पूंजी निवेश, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जांच नहीं है। जो भी 2 नंबर का पैसा लूट रहा है वो कहीं ना कहीं डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, वो कॉन्वेंट स्कूल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खोल करके और 10-10 बस लगा करके और ढो रहा है और उद्योग का रूप ले लिया है। ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए बड़ा संकटग्रस्त है। मैं खुद विद्या भारती जो सरस्वती शिशु मंदिर चलता है, विद्या मंदिर चलता है, उसका मैं जिले का प्रबंधक रहा हूँ, अभी तक 10 साल में रहा हूँ। मैंने महसूस किया है कि आम जनता भी अपने बच्चों को उन्हीं विद्यालयों में भेजने का प्रयास करती है जहाँ तड़क भड़क एसी, बिल्डिंग बढ़िया हो, बस हो। मेरे उस शिशु मंदिर में आए हुए छात्र का शुल्क 250 रुपया है और उसका गार्जियन 250 नहीं दे पाता है, उसके घर आग लगी है, उसका तनख्वाह नहीं मिला है, उसका दौरी नहीं हुआ है। लेकिन वही सेंट जेवियर में भेजता है तो 6 महीने का फीस एक ही बार लेता है और आराम से देते हैं लोग, बस का भाड़ा अलग से 1000 देते हैं लोग। तो जनता भी, और इन सारे कॉन्वेंट स्कूलों में आप चले जाइए, वो प्राइमरी विद्यालय के अध्यापकों से कम योग्यता वाले वहाँ पर हैं। धीरे धीरे सरकार प्रयासरत है कि प्राइमरी विद्यालय धीरे धीरे अपनी स्थिति में आए, जिसके चलते आपने देखा भी होगा कि बहुत ऐसे प्राइमरी विद्यालय हैं जो मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में, जहाँ 10 की संख्या 5 की संख्या है। और सस्ती लोकप्रियता के चलते पिछली सरकारों ने एक टोले खोल दिया था। यहीं बगल में निशनिया पैकौली ग्राम पंचायत है, 3000 जनसंख्या है और 3000 जनसंख्या में कक्षा 5 के नीचे पढ़ने वाले कितने बच्चे होंगे, जोड़ लीजिए। 6 विद्यालय है, 4 प्राइमरी सरकारी प्राइमरी विद्यालय है, एक अनहरीवारी, एक निशनिया, एक बेलही, एक बंधी, एक समाज कल्याण से दिवाकर साई वाला और एक संलग्न प्राइमरी पाठशाला इंटर कॉलेज में। 6 प्राइमरी विद्यालय है, जहाँ जनसंख्या ही अनहरीवारी में 300 है जनसंख्या, वहाँ आप विद्यालय खोल दे रहे हैं, भवन बनवा दे रहे हैं। तो सरकार धीरे धीरे प्रयासरत है, प्राइमरी स्कूल की सुदृढ़ीकरण कर रही है। कुछ शिक्षा का डिग्री कॉलेज अपने यहाँ ही है, कई डिग्री कॉलेज खुल गए हैं, भिंगारी बाजार में भी डिग्री कॉलेज है। लेकिन पढ़ाने की व्यवस्था उचित तरीके से अगर हो जाए, मालवीय विद्यालय है, उसकी भी स्थिति बेहतर धीरे धीरे हो रही है। आयोग से अध्यापक भी आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। आप लंबे समय से राष्ट्रीय सेवा संघ से जुड़े रहे हैं, संघ की विचारधारा आपके ऊपर कितनी प्रभावी रही है अब तक? अब ये तो संघ की विचारधारा कितनी प्रभावी रही, यह तो समाज बता सकता है। मैं तो संघ ने जो पढ़ाया, संघ से जो मैंने सीखा, उसको जीवन में उतारने का प्रयास कर सकता हूँ। सामने वाला व्यक्ति ही आकलन कर सकता है जी। क्योंकि 2 परस्पर लड़ने वाले व्यक्ति जब मैदान में लड़ते हैं तो दर्शक जो होता है वो कहता है कि अरे भाई ये जरा दाव मारो तो पटक जाएगा जी। लेकिन जो लड़ने वाला व्यक्ति वो समझता है कि किस परिस्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल। इस नाते संघ ने जो मुझे दिया उससे जीवन आसान हुआ। समाज में मैं रहता हूँ, कहीं भेदभाव किसी प्रकार का छुआछूत नहीं रहता है और सबसे लगाव रहता है। इतना ही कम क्या है कि समाज के लोग कम से कम, अगर आप कह दें कि राजकुमार साई मेरे बड़े भाई हैं या चचा लगते हैं, तो आपको कहीं अपमानित महसूस ना होना पड़े, यही मेरी कमाई है। बिल्कुल, उससे अधिक मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। आज के समय में राजनीति में विचारधारा कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, पार्टी जो है विचारधारा को लेकर चलती है। हर जनप्रतिनिधि विचारधारा को लेकर नहीं चल सकता, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन उस जनप्रतिनिधि के बदौलत
हमको एक्ट में संशोधन करने का अधिकार भी मिल जाता है। जी। जैसे अभी धारा 370-35 से जो कोड बना हुआ था, जो हम कभी सपने में नहीं सोच पा रहे थे कि वो धारा 370-35 से हम हटा पाएंगे। हमारे जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उसी पर बलिदान हो गए नारा देते हुए कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और हम पूरा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी जैसा चाणक्य व्यक्ति, और धारा 370-35 से को चुटकी मलते ही समाप्त कर दिया। और आज धीरे धीरे कश्मीर की स्थिति पटरी पा रही है। बिल्कुल। आज के युवाओं को राजनीति और समाज सेवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? राजनीति बहुत खराब चीज़ है। अगर जिसको भी राजनीति सोचने का विषय कि राजनीति आखिर आप करना क्यों चाहते हैं, क्या धन कमाने, क्योंकि लक्ष्य धन कमाना है। मैं जो देख रहा हूँ कि जितने नौजवान जो व्याकुल हैं राजनीति में आने के लिए, वो धन कमाने की अपेक्षा लेके आ रहे हैं, सेवा भाव से आना हो। मैं आज पछता रहा हूँ कि शायद अगर 20 साल पहले मेरे दिमाग में आया होता तो मैं कोई संगठन खोला होता, और संगठन खोल करके मेरे दिमाग में एक था कि मैं एक गांव को अडॉप्ट करता, जैसे खामपार को मैंने ले लिया, और मैं अपनी कमेटी बनाता। अपनी कमेटी में मैं बाइलाज बनाता कि जो मेरी कमेटी में रहेगा वो राजनीति नहीं करेगा, किसी भी दल का सदस्य नहीं होगा, कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, गांव के प्रधानी से लेकर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, वही मेरे बोर्ड का मेंबर होगा। और उन लोगों के माध्यम से हम खामपार गांव के हर जाति, टोटल जात के लोगों के पता करते कि कौन ऐसा लड़का है किसी भी जाति का जो पढ़ने में बहुत तेज़ है और धनाभाव के चलते पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था हम करते, वो NGO चलाते। बिल्कुल बिल्कुल। हम यह प्रयास करते कि कौन ऐसी लड़की है, गरीब की लड़की है, जो 10,000 20,000 के अभाव में उसके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, हम उसको खोज करके उसकी शादी कराते। कौन ऐसा व्यक्ति है जो रात को बिना खाए सो जा रहा है, परिवार है, उसके खाने की व्यवस्था करते। कौन ऐसा व्यक्ति है जो दवा के अभाव में मर रहा है, उसकी चिंता करते, और समाज से चंदा लेते। उसके लिए हम अकाउंट रखते, अपना पेड वर्कर रखते, ताकि जिन मेंबरों को मैं जोड़ा था और राजनीति से प्रभावित नहीं होते तो कम से कम न्याय करते। नहीं तो अगर राजनीतिक कोई व्यक्ति आएगा तो देखेगा इस परिवार में 20 वोट है तो पहले बेईमानी करके 20 वोट वाले का लाभ पहुँचाएगा वो। आज जब वोट की राजनीति की सोच नहीं होगी तो वह ईमानदारी पूर्वक काम करता, समाज में समरसता भी बढ़ती। आज समाज में बहुत संगठन बना हुआ है, हर जातियों का संगठन बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दों पर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर हम क्षत्रिय महासभा के सदस्य हैं, ठीक है, क्षत्रिय महासभा तक ही रहें, हम दूसरी जात नहीं जाएंगे, तो क्या अपने गांव के उन क्षत्रियों के घरों में जाकर झांके हैं कि किसके घर में रात को नमक नहीं पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो चिंतन करिए। कौन अच्छा लड़का जो पढ़ नहीं पा रहा है, कौन ऐसी लड़की है जिसकी शादी के लिए कुछ मदद करेंगे तो हो सकता है, कौन ऐसा लड़का बेकार घूम रहा है, शायद हम 50,000 1 लाख खर्चा कर देंगे तो विदेश में जा कर के कमा सकता है। अगर ऐसे हर जातियों में संगठन बने और इस तरह की सोच अपने ही जात तक सीमित रहे तो समाज समरसता बढ़ेगी, उससे खराब नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा होगा जी। और प्रतिस्पर्धा में हम तो किसी का नुकसान तो कर नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। ठीक है, हमारी सीमा है, अपने ही जात तक सीमित है, कल और हमारी क्षमता बढ़ेगी, दूसरी जात को अडॉप्ट करेंगे। ऐसा अगर सोच हर जातियों के अंदर आ जाए तो मुझे लग रहा है कि समाज में बहुत अच्छा संदेश जाएगा और समरसता भी बनेगी। आप वर्तमान जब परिदृश्य को देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान जो नेता हैं इनके अंदर विचारधारा से ज़्यादा अवसरवाद हावी है? अब इस पर टिप्पणी मुझे नहीं करना चाहिए। राजनीति में हर तरह के लोग आते हैं, समाज जैसा सोचता वैसा लोग आते हैं। ये जनादेश जो पाया है, जनादेश का सम्मान होना चाहिए, फिर अगला चुनाव आएगा, जनता निर्णय करेगी। इसमें हमसे आप क्यों हमारा ओपिनियन लेना चाहते हैं? हमको फंसाना चाहते हैं क्या? नहीं, हालांकि आप तो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। आपके एक मित्र हैं विजय गुप्ता जी, जो बहुत क्लोज रहे हैं आपके, और हमेशा से आप लोग एक दूसरे का सहयोग भी किए राजनीति में भी। शुरू में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, बाद में जब उनको लगा कि भाजपा में अवसर नहीं मिला वो सपा में चले गए, तो उनको आपने सुझाव नहीं दिया कि आपने जब इतने वर्षों तक भाजपा में रहे तो सपा में जाने की आवश्यकता पड़ गई? देखिए, हम और वो दोनों लोग एक साथ मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं भी मंडल अध्यक्ष भाट परानी का था, देहात का, और उस समय नगरीय इकाई भी मंडल अध्यक्ष मानी जाती थी, वो रहते थे। मैं आटा चक्की चलाता था भिंगारी बाजार में,
वो पोस्ट कार्ड की दुकान किए थे। हम्म, बाट पर मालवी रोड में पोस्ट कार्ड बेचते थे और हवाई पेपर चला करता था, जो विदेशों में रहा करते थे उनके लिए हवाई पत्र बेचते थे। हम लोगों का आपसी लगाव रहता था। बीच में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, 2 बार हारे, तीसरी बार चुनाव संजय सिंह की पत्नी जीती। फिर बीच में ये रस्साकसी चली और राजनीति के वो शिकार हो गए। उनसे बेहतर कोई भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार नहीं था। मैं सोचा कि पार्टी निर्णय सही करेगी, लेकिन जब गलत दिशा में जाना शुरू हुआ तो मैं अंतिम समय में लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठों को लेकर के, विधायक और सांसद को छोड़ करके, सारे संगठन के लोगों को लेकर के मैं गोरखपुर तक गया था कि विजय गुप्ता चुनाव जीत सकते हैं, उनको टिकट दिया जाए। लेकिन कुछ राजनीति में भी छक्का पंजा चलता है, उसके वो शिकार हो गए और शिकार होने की वजह से उनका टिकट कट गया और दूसरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, जिनके पास उस नगर पंचायत की भौगोलिक ज्ञान की जानकारी तक नहीं थी, जिनके अंदर सामाजिकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। केवल टिकट मिल जाने से कोई कमल का फूल पा जाए इस नाते चुनाव जीत जाएगा, अगर यह भ्रम किसी को है तो उसको भाजपा से सीखना चाहिए। और विजय गुप्ता के लिए अंत में उसके बाद भी मैंने प्रयास किया। विजय गुप्ता ने सुबह टेलीफोन करके रोते हुए मुझे कहने में ज़रा संदेह नहीं है कि साईं जी हमको माफ़ करिएगा, मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं कामेश्वर उपाध्याय ने बुलाया है, आशुतोष उपाध्याय ने बुलाया है और घोषित टिकट को हटा करके मुझे सपा से लड़ा रहे हैं। मैंने कहा वैसे कदम आपका अच्छा नहीं है, फिर भी ईश्वर आपका भला करें, मैं इतना ही मैं कहा। और वो चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत का कार्यकर्ता, मुझे लग रहा प्रचार भले भाजपा करता था, लेकिन सब लोगों ने विजय गुप्ता केवल 2 रुपये के रसीद काटने से कोई सफाई और कोई बसपाई नहीं हो जाता है। नहीं, मैंने जब उनसे बातचीत कर रहा था तो हमसे कह रहे थे कि भले मैं दर बदल रहा हूँ लेकिन दिल हमारा वही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अंदर से हमारा सहयोग भी किया है। लोग किए भाई, हम इंसान हैं ना, हमारे अंदर भी राग द्वेष है ना जी। केवल आप रातों रात आप कुछ कर देंगे तो नहीं होने वाला है। इस नाते विजय गुप्ता समाजवादी पार्टी में भले चले गए टेक्निकली, लेकिन वो आज भी राष्ट्रवादी विचार से पोषित करते हैं और भाजपाई हैं, पूरा परिवार भाजपाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जैसे समर्पित कार्यकर्ता को देख के वर्तमान युवाओं को क्या सीखना चाहिए? देखिए, सीखना क्या है, हर व्यक्ति का अपना अपना वो सीखने का तरीका होता है। आदमी को अपनी सीमा रेखा में रहना चाहिए। पहले अपने को तैयार रखिए, पहले पढ़ाई करिए। मैं भाई नौजवानों से यही कहूँगा, पहले मन लगा कर पढ़े, कुछ बनने का प्रयास करें, उसके बाद धन का सृजन करें, मेहनत करके धन कमाने का प्रयास करें। और राजनीति में अगर जुड़ने की इच्छा हो और कुछ समाज में बदलाव करने के लिए अगर राजनीति में जुड़ना है तो राजनीति में जाए, अथवा पैसा कमाने के लिए समाज में बहुत ऐसे रास्ते हैं जहां राजनीति से अधिक पैसा कमाया जा सकता है। वह क्षेत्र चुनना चाहिए, राजनीति को खुला क्षेत्र छोड़ देना चाहिए, उसमें नहीं प्रवेश करना चाहिए। राजनीति से पैसा कमा करके और अपने परिवार की जीविका चलाना, यह समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि गोमांस खाने की तरफ से है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति जब शुरू हुई तो राजनीति करने वाले लोगों ने यही सोच कर राजनीति शुरुआत की थी, लेकिन आज राजनीति उस दौर से गुजर रही है कि वो अब या तो काला धन बचाने के लिए लोग राजनीति में आ रहे हैं अथवा कमाने के लिए आ रहे हैं। यह भाव बढ़ा है जी। इससे नौजवानों को बचना चाहिए। बिल्कुल। आपको अपने राजनीतिक जीवन का निर्वहन करने के लिए अपने निजी जीवन में क्या क्या त्याग करने पड़े थे? अब ऐसा जो जैसा आता गया, मैं तो व्यवसायी ठहरा, मैं तो आटा चक्की भी चलाया, मैं बिहार में गंडक में ठेकेदारी भी किया। ईमानदारी की वजह से वहाँ भी नहीं चल पाया क्योंकि मैं ईमानदार था, मेरे अधिकारी भी ईमानदार थे, ठेकेदारी नहीं चल पाई। मैं सीमेंट की दुकान भी किया था, एक वाकया मैं बता रहा हूँ, अब मुझे भूलता नहीं, मैं 78 रुपये बोरी सीमेंट खरीद के लाया था ट्रक से, और 79 रुपये बेचना शुरू किया। ग्राहक नहीं ले जाते थे, कहते थे फलानी जगह तो 76 रुपया है। मैं संकट में पड़ गया, मुझे भूलता नहीं है, मातनहेलिया भवन गोरखपुर से मैं लाया था, एक ब्रजेश यादव हमारा एजेंट था, आया घूमते हुए तो कहा साईं जी आपका सीमेंट नहीं बिका है। मैंने कहा भाई मार्केट में 76 बिक रहा है, हमको 78 आपने दिया है। तो उन्होंने कहा उस समय जो शब्द है कि आपने घुपवाया नहीं है। तो सीमेंट की बोरी जो चट्टी की आती थी उसके पीछे एक छेद रहता था,
और पल्लेदारों को बुलाकर 5 किलो 10 किलो सीमेंट उसमें से लोग निकलवाते थे। मैं सोचा कि मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ, ये बेईमानी वाला काम नहीं करूँगा, मुझे 1 रुपया बोरी मिलेगा मैं बेचूँगा। और मुझे याद है 1 महीने बाद या 20 दिन बाद बिहार में एक विजय सिंह हुआ करते हैं, बहुत बड़े इस समय माफिया कहलाते हैं, उनके चचा विश्वनाथ सिंह आकर के मुझसे जितने रुपए मैं ख़रीदा था उतने ही में मुझे 1 टाली बेचना पड़ा। बाद में मैं सोचा अब क्या करूं, क्योंकि आप सीमेंट उस बोरी में से 5 किलो 7 किलो निकाल देते हैं तो 7 डेढ़ 10.5 रुपया का सीमेंट आप निकाल दिए, आप 4 रुपया कम कर दिए तो भी 6 रुपया आपको लाभ मिल रहा है। अब मैं 1 रुपया अधिक मांग रहा हूँ तो आप दे नहीं रहे हैं, तो मैं क्या किया, मैं भी घुपवाना शुरू कर दिया। और घुपवा कर मैं एक तरफ घुपवाया हुआ रखता था, एक तरफ ऐसे रखता था। आप पहुँच गए, आप सोचे साहिब जी हमारे बहुत करीबी हैं, बढ़िया सीमेंट यहाँ मिलेगा। मैंने कहा आइए बहुत बढ़िया, तो क्या रेट है? मैंने कहा बस आप 79 रुपये दे दीजिए। 78 खरीद 79 रुपया, जबकि 15 पैसा उतरा ही था। और आप मार्केट में मुला कर आए हैं, क्योंकि 76 रुपये मार्केट में था। तो आप सोचे कि दादा साहिब जी मुझे फंसा रहे हैं, 2 बार साइकिल ला दिया, टाली अब लेके आएंगे तो ले जाएंगे, और दूसरे जैसा आप ट्रैक्टर पर लेकर चले जाते थे। जबकि मैं बताता था ये घुपवाया हुआ है, बिना घुपवाया हुआ है। मैं उस व्यवसाय के साथ समझिए कि वो बलात्कार कहिए मैं करना शुरू कर दिया, पर्दाफाश करना शुरू कर दिया कि भैया जनता जान जाए कि लोग घुपवा करके रेट तोड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं टूट गया और सीमेंट की दुकान मुझे ताला बंद करना पड़ा, मैं बंद कर दिया। कई रास्तों से गुजरा हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा। ईमानदारी से चलते समय बहुत परेशानियाँ आती हैं, आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए, चलते रहिए, समाज आज नहीं कल आपका साथ देगा। जब आप अपने जीवन को पीछे मोड़ कर देखते हैं तो क्या नज़र आता है, सफलता, संघर्ष या संतोष? नहीं, बहुत सफलता मिली। इतना क्या कम है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में, जनपद में कहीं चले जाइए, राजकुमार शाही कहिए तो लोग कहते भिखारी वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता कि मेरी ज़िंदगी की सारी कमाई मैं वो बैतालपुर के पेट्रोल टंकी पर डीजल भरवा रहा था, पेट्रोल भरवा रहा था, मारुति था हमारी। और दूसरी तरफ मोहन सिंह की गाड़ी थी, उस समय सांसद हुआ करते थे, और हमारे सांसद हुआ करते थे श्रीप्रकाश त्रिपाठी। मैं कभी मोहन सिंह से मिलने इस नाते नहीं गया कि अगर कोई व्यक्ति देखेगा कि मोहन सिंह के यहाँ गए हैं तो लोग मुझे यह कहेंगे ये जातिवाद के चलते मोहन सिंह के यहाँ गया है, और मेरे नेता श्रीप्रकाश त्रिपाठी को दर्द पहुँचेगी, इस नाते कभी मोहन सिंह से मैं मिलने नहीं गया। मैं उनको देखा तो संजोग से पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल ले रहे थे, मैं प्रणाम किया, मुझे इसे अखबारी में भरे, जबकि मैं पहचानता था, मैं यह जानता था मुझे वो नहीं जानते होंगे, लेकिन अखबारी भरे और पीठ बहुत ठोके। चाबस शेर शाही जी। हमने कहा किस बात के लिए शेर कर रहे हैं? कहना देखो जिला पंचायत में तुमने जो भूमिका अदा किया है इसके लिए मैं बहुत बहुत तुमको बधाई देता हूँ। मैं तुम्हें खोज रहा था, भाई कम से कम कोई राजनीति स्तर तो है, और देखो मैं सपा में, तुम भाजपा में हो, कभी किसी प्रकार की आवश्यकता हो मुझको याद करना। यही बात गौकरण सिंह ने मुझे कहा था। गौकरण सिंह को मैं नहीं पहचानता था और वो मुझे नहीं पहचानते थे। महेंद्र यादव की मुलाकात हो गई, उन्होंने भी यही कहा। अमिताभ ठाकुर अपने यहाँ एसपी रहे हैं, और जब यहाँ CBCID में चले गए तो मैं वहाँ गया, और पवन राय जी साथ में थे, पवन राय और हम थे दोनों लोग। CBCID में IPS अधिकारी के लिए 1 कुर्सी और सामने बैठने के लिए 2 कुर्सी होती है, हम लोग दोनों लोग बैठे थे। और जब अमिताभ ठाकुर आए, रिक्शे से उतरे, बैठे, प्रणाम पाते हुआ, हम दोनों को पहचानते थे। कहा हो राजकुमार, पैसा काट तर ला, कहाँ ने पैसा ला तू? हम कैसा पैसा? कहना जिला पंचायतवा में 2-3 लाख बेटा तो कहाँ ले ला? हम कहने आप कैसे जानते हैं कि हम नहीं लिए हैं? कहना हम जानते नहीं कि तू निकल ले आओ राणा सिंह ना लेना, हाँ, और रमेश सिंह ना लेना, हाँ, तो राणा सिंह तो मान लो बड़का हम अरबपति बना, रमेश सिंह के जन्म के तो तुहरे के लगे पैसा के लिए तो ले लो, चाहे राजनीति पैसा की जरूरत तो ले चाहिए। हम कहें इतना ही क्या कम है कि आप जैसे व्यक्ति जान गया कि मैं पैसा नहीं लिया हूँ, 2 लाख 3 लाख नहीं लिया हूँ, आप तक जानकारी मिल गई, तो समझिए कि अब 2 करोड़ प्रचार करता तो नहीं जान पाते आप। तो देखिए राजनीति में देरी है, धैर्य रखना चाहिए। राजनीति में धैर्य की आवश्यकता है। जिसे राजनीति करनी हो और लंबे समय तक करनी हो और सूचितापूर्ण करनी हो तो धैर्य रखना पड़ेगा, और पहले धन अर्जित करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति पैसे की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कदम कदम पर पैसे की आवश्यकता है। जैसे अभी
कहीं आग लगती है। मेरे जैसा व्यक्ति, मैं जाता हूँ, मैं गया, 20 घर जला है, 20 घर जला है, किसी का 10,000 नुकसान है, किसी का 20,000, किसी का 50,000, किसी का लाखों का नुकसान है, मैं तो पूरा कर नहीं सकता हूँ। लेकिन वहाँ जाने वाले व्यक्ति से जनता और जिसका जला है, हर व्यक्ति अपेक्षा करता है नेताजी आए हैं कुछ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ कौन कितना दे सकता है। क्रिकेट मैच में बच्चों को मैं देखता हूँ, वो भी बुलाते हैं कि किसको क्वार्टर फाइनल बनाना है, किसको सेमीफाइनल बनाना है, किसको फाइनल बनाना है, किसके लिए बैंड बाजा करना है और किसके लिए क्या करना है, क्योंकि धन कौन देता है। ये प्रचार का माध्यम जी। अर्थ नहीं रहेगा तो प्रचार नहीं मिल पाएगा। यज्ञ में भी वही हाल है। यज्ञ क्या, क्रिकेट टूर्नामेंट का जब कार्ड आता है तो समझिए कि धड़कन बढ़ जाती है कि मुझे अब 1,000-2,000 देना पड़ेगा, और 1,000-2,000 देकर मैं एक सप्ताह पछताता हूँ, और बुलाने वाला खुद पछताता है कि मैंने शाही जी को क्यों बुला दिया, क्योंकि 1,000-2,000 दे दिए। तो पैसे की आवश्यकता राजनीति में है। बिल्कुल। राजनीति अगर करनी है तो पहले पैसा कमाइए, और पैसा कमा करके तब राजनीति पर पैर रखिए, अथवा राजनीति के पास मत सटिए, दूर रहिए, अपने व्यवसाय करिए, नौकरी करिए। और आपने इतने लंबे समय तक राजनीति के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, इतना ईमानदारी पूर्वक आपने अपने जीवन को जिया। कभी कोई ऐसा चीज़ें जो आप, जिससे आप बहुत दुखी हुए, काश ये चीज़ें हो जाती? बहुत कुछ ऐसी होती हैं, दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है, लेकिन सब मिला जुला करके ये दुख सुख कहने वाली चीज़ नहीं है, ये भीतर की बात है। इसको हम लोग भीतर ही रखते हैं। इसको ओपन करने से अपना नुकसान होता है, उस व्यक्ति का नुकसान होता है, समाज में गलत संदेश जाता है। ये अनुभव आते रहते हैं, और इस नाते कहीं कोई दुख नहीं हुआ। हमें संतोष है, आत्मसंतोष है कि हम जो कुछ भी किए हैं बेहतर किए हैं। आगे जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ कोई अपने लिए व्यक्तिगत अपेक्षा नहीं है, इतनी ही मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी दिन दूना रात चौगुना बढ़े, आगे बढ़े, और मजबूत सरकार बने प्रदेश में, केंद्र में और मजबूत सरकार बने। बस यही मैं कल्पना मन में रख करके और राजनीति करता हूँ। बिल्कुल। इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप अपने भाटपरानी विधानसभा के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश का देना है, आज अगर जनता तय कर ले कि हम अच्छे से अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेंगे जी, हर दल मजबूर होकर के अच्छे से अच्छे व्यक्ति का ला करके विधानसभा, लोकसभा, जिला पंचायत, गांव के प्रधानी, मैंने प्रधानी स्तर पर भी देखा है कि एक प्रधान के चुनाव के लिए 20 लाख और 10 लाख और 15 लाख खर्चा करके गांव का प्रथम नागरिक जब बनेगा तो उसके अंदर भाव क्या जगेगा जीतने के बाद। क्योंकि जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, आवास लेना है, वृद्धा पेंशन लेना है, विधवा पेंशन लेना है, उस व्यक्ति को उससे 5,000-10,000 रुपया दे करके वोट लेना पड़ रहा है। मैं ही अगर प्रधानी का चुनाव मेरे मन के अंदर आ जाए कि मैं प्रधानी का चुनाव प्रधान बनना चाहता हूँ, और मेरे पास रुपया है, पद आ जाए कि प्रधान जी कहलाएंगे, और मैं पैसा दे दे करके वोट खरीदता हूँ। हर व्यक्ति का चेहरा याद है कि मैंने किसको कितना दिया है। रुपया देने के बाद पहले लोग ना कहते हैं, ना के बाद फिर मुस्कुरा कर ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये भी कहते हैं तनी माई की तबीयत खराब बा, तनी वो तनी गोरखपुर दिखाओगे, तनी गड़िया तनी भेज देती तो 5,000 दल के बाद 2,000-3,000 का और खर्चा करके, और जीतने के बाद वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए आता है बधाई देने के लिए। और मेरा जो कांटा है वो भी बताता है कि कौन कितने कैरेट का है, कि कौन 8,000 लिया, कौन 10,000 लिया है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर भाव नहीं है, मैं सबको पहचानता हूँ, लेकिन मुझे आगे भी राजनीति करनी है। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, उस प्रधान की बात कर रहा हूँ। वह जानता कि आगे भी राजनीति करनी, इसलिए इसको छिपा कर रखो, क्योंकि जनता बिकने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज 5,000-8,000 दे करके मैं वोट लिया हूँ, निश्चित ये बिकने वाला व्यक्ति है। खूब पैसा कमाऊँगा, कल खरीदने की क्षमता हमारी होगी तो कल मैं 20,000 दे के इसको खरीद लूँगा। यही हो रहा। जनता अगर बिकना बंद कर दे, चाहे वो जातिवाद से दूर हट कर करे जी, तो अच्छे से अच्छे नेता की उत्पत्ति गांव सभा से लेकर के लोकसभा तक हो सकती है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ईमानदारी पूर्वक, जैसे अपने बेटी के लिए लोग दामाद खोजने जाते हैं और हर तरह से उसके बारे में पता करते हैं कि इसके खानदान सही है कि नहीं सही है, इसके रिश्तेदार सही है कि नहीं सही है, इस तरह से गांव से लेकर लोकसभा तक के प्रतिनिधियों का चुनाव करें, निश्चित समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।
आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ईमानदारी, धैर्य और संघर्ष के प्रतिमूर्ति श्री राजकुमार शाही जी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन यात्रा को इस मंच के माध्यम से साझा करने का प्रयास किया है कि राजनीतिक जीवन में आने के बाद इन्हें कितने संघर्ष करने पड़े, अपने जीवन को कितने ईमानदारी पूर्वक चलाने का प्रयास करना पड़ा, उसके बावजूद भी जनता ने क्या क्या करने का प्रयास किया, आपने सब कुछ इस वीडियोज के माध्यम से सुना है। इतने ध्यानपूर्वक आपने इस वीडियोज को देखा, आपने जो जो प्रश्न पूछे थे, क्या आपके सारे प्रश्न इसमें समाहित है ना? अब आप किन के बारे में जानना चाहते हैं, कृपया कमेंट अवश्य करें। आपने इतने ध्यानपूर्वक इस वीडियोज को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।